आप सबको नमस्कार। हम लोग पतंजलि के योग सूत्र कर रहे हैं और इसको हिंदी इंग्लिश के मिक्स में कर रहे हैं, कोशिश करके साधारण भाषा में कर रहे हैं, बिना संस्कृत में गए। और हमने अभी तक पिछले 2 वीडियोस में जो सेशंस कवर किए हैं, उसमें पहला तो ये है कि योग की जो टीचिंग्स हैं वो अभी आरंभ होती हैं। इस तरीके से पतंजलि पहले सूत्र में लिखते हैं और वो ये भी बताते हैं उस सूत्र में कि जो कुछ भी उन्होंने सीख के रूप में पेश किया है वो उनका खुद का बनाया हुआ नहीं है। वो प्राचीन ज्ञान है भारत का, जिसको कि वो स्टूडेंट्स के सामने, जो लोग इंटरेस्टेड हैं योग करने के लिए, योग के बारे में जानने के लिए, उनके सामने उसको वो एक अपनी तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं, सूत्रों के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे सूत्र में हमने देखा कि उन्होंने परिभाषा दी है योग की, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परिभाषा है। ये कहते हैं योग जो है उसका संबंध चित्त से है, सबसे पहली बात। और चित्त में किससे है? हमारे चित्त जो है, हमारा जो मन है, साधारणतः आप उसको मन की तरह समझ सकते हैं, वो बदलता रहता है, वो एक जगह खड़ा नहीं रहता है। तो उसमें ये जो बदलाव आता रहता है बार बार, वो उसको वृत्ति बोलते हैं। तो वृत्ति को आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे सागर है और सागर में लहरें उठती हैं, छोटी बड़ी, कोई कोई जोर से उठती है, कोई धीरे से उठती है, कोई जल्दी खत्म हो जाती है, कोई देर से खत्म होती है। अलग अलग तरह की वृत्तियां उठती हैं। तो उसी प्रकार से हमारा चित्त है, हमारा मन है, इसमें अलग अलग प्रकार के लहरें उठती हैं, अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार के चीजें हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें हम इमेजिन करते हैं, अलग अलग प्रकार की यादों में हम खो जाते हैं। तो ये जो कांस्टेंट जो बदलाव होता रहता है हमारे अंदर, वो वृत्तियां हैं। तो वो कहते हैं कि ये सागर के अंदर जो लहरें आ रही हैं उसको बंद कर देना, उसको निरोध कर देना, ये ही योग है। मतलब अगर आपको अपने जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आपको अपने मन की व्याकुलता को रोकना होगा, बंद करना होगा, खत्म करना होगा। जितना आपका मन स्थिर रहने लगेगा, उतना आपकी लाइफ की क्वालिटी, लाइफ की एबिलिटी, आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी और दिव्य रूपों तक पहुंच जाएंगी। आपकी एक किस्म से आप सरलता बोल सकते हैं कि दिव्य रूप से, दिव्य शक्तियों से, दिव्य काबिलियतों से आपकी मानसिक शक्ति, मानसिक काबिलियत मेल खाने लगेगी, मिलने लगेगी, वो योग होने लगेगा। तो आपके बीच में और परम काबिलियत के बीच में सिर्फ ये चित्त के बदलाव है। चित्त के बदलाव को हमको रोकना है, बस। तीसरे सूत्र में वो कहते हैं कि जब, हाँ बोलिए। चित्त में जो वृत्तियां उठती है या बार बार विचार आता है, जो डिस्टरबेंस आता है या जो भी हम हमारे ख्याल में खोते रहते हैं, तो उसका कनेक्शन हमारे बिलीफ सिस्टम से होता है क्या? आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाइए, मतलब बिलीफ सिस्टम से आपका क्या मतलब है? मतलब यानी कि आप हमारे ये बोलना चाह रही हैं कि जो जैनी होगा वो कम सोचेगा, जो सिख होगा वो ज्यादा सोचेगा, ऐसे आप बोल रही हैं क्या? नहीं, क्या होता कि कई बार हम लोग होते हैं जो, यानी कि कोई कौन सा भी ह्यूमन बीइंग, कि उसके एक्सपीरियंस, पीछे के जो एक्सपीरियंस है उसकी एक्सपीरियंस की वजह से वो एक उसका माइंडसेट बन जाता है, और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो थिंकिंग करने लगता है। हाँ, तो जो नॉलेज, जो ज्ञान किसी के पास है, सही है या गलत है उस पे नहीं जा रहे हैं। जो भी ज्ञान किसी के पास है
वो ज्ञान अपने आप में एक वृत्ति है, अपने आप में एक लहर है। तो हम जब भी कुछ सुनते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं, हम अपने अंदर वृत्ति पैदा करते हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि आपने तो कहा वृत्तियों को कम करना है, यहाँ तो हम ज्ञान ले रहे हैं, अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, आप कह रहे हैं वृत्ति बढ़ रही है। तो एक सूत्र में आएगा, 5वें सूत्र में मेरे ख्याल से, जिसमें वो कहते हैं कि वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। एक वो जो आपके लिए लाभदायक हैं और एक वो जो आपके लिए नुकसानदेह है। तो जो लाभदायक है वो वृत्ति आपको अपने साथ कुछ समय तक आगे चलानी पड़ती है, ताकि उससे आपका ओवरऑल बेनिफिट हो जाए, ओवरऑल आपको फायदा हो, योग के दिशा में आप बढ़ सकें। और कुछ समय के बाद उसको फिर आपको छोड़ना पड़ता है, उस वृत्ति को, उसको खत्म करना पड़ता है। तो मतलब अब वो लहर वाली बात ही है, लहर उठी है, लेकिन उस लहर को आप उठने दे रहे हैं और उस लहर को आप बहने दे रहे हैं आगे। आप उस लहर को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले जा रहे हैं, और जब आपको लगता है कि हाँ अब मेरा योग के प्रति काम आ गया, दूसरी लहरें दब गई हैं, अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, इसके कारण दूसरी लहरें दब गई हैं, अब मैं उसको छोड़ सकती हूं, तब वो लहर को आप सुला देती हैं। आपको समझ में आया मैं क्या बोला? तो योग का बिलीफ सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि वो जो जो चीज आप बिलीव कर रही हैं वो अपने आप में वृत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि योग ये कहता है कि आपका कोई बिलीफ सिस्टम होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। अब हम लोग आते हैं उस पे, ठीक है? तो जब वृत्तियां नहीं है, मान लीजिए सागर में एक भी लहर नहीं है, तो आप सोचिए सागर कितना विराट, कितना शांत और कितना सुंदर दिखेगा। तो उस परिस्थिति में आप ये समझ सकती हैं कि हम बोल सकते हैं कि योग है। जब वृत्ति पूरी खत्म हो जाती है तो हमारे अंदर कुछ डिवाइन, कुछ सुपर ह्यूमन, कुछ सुपर नेचुरल निकल के आता है और वो चमकता है। तो उस तरीके से आप इसको समझ सकती हैं, इसलिए योग को किया जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि योग का मेन मकसद क्या है? हम योग किस लिए इसको पढ़ें, किस लिए इसकी साधना करें, किस लिए इसके पीछे इतना समय दें? क्योंकि योग समय लेता है। तो हर इंसान जो धरती पे है, चाहे किसी भी समय में हो, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म में हो, हर इंसान अपने जीवन से दुख को मिटाना चाहता है, अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहता है, अपने जीवन को आनंद से भरना चाहता है। तो जब वृत्तियां बंद हो जाती हैं, उस रास्ते पे जब हम जाते हैं, वृत्तियों को कम करते हुए, वृत्तियों को बंद करते हुए, तो उसमें एक पड़ाव जो आता है वो आनंद का आता है, और हमारा मन के अंदर बहुत आनंद भर जाता है। तो सबसे पहला फायदा आप देखेंगे, आपके जीवन से क्लेश घटने लगेगा, आपके जीवन से सुख दुख का जो ये नाच है वो बंद होने लगेगा, आपका मन स्थिर होने लगेगा, परिस्थितियां आपको बौखलाएंगी नहीं, परिस्थितियां आपके बस में होने लगेंगी, और आपका मन, आपका चित्त आनंद में आने लगेगा। ओके? और जब आप मतलब चित्त को देखता कौन है? चित्त को तो कोई देख रहा है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं चित्त के माध्यम से बोल रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको कोई तो सुन रहा है। अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है तो मैं बोलूंगा क्या? तो अगर मैं बोल रहा हूं मतलब कोई सुनने वाला है। तो इस केस में क्या है कि सामने आप लोग हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर मुझे मालूम हो कि आप लोग नहीं सुन रहे हैं तो मैं बोलूंगा नहीं। तो जब आप सुन रहे हैं, तब आपकी चेतना जो बोली जा रही है उसके ऊपर आके रुकती है, तभी आप सुन पाते हैं।
अगर आपकी चेतना नहीं रहेगी, आपका ध्यान नहीं रहेगा सुनने पे, तो आप नहीं सुन पाएंगे। आपका ध्यान रहेगा कि किचन में जो सब्जी बन रही है कहीं वो जल तो नहीं रही है, तो आपको मेरी बात सुनाई नहीं देगी। आपको किचन का वो बर्तन दिखाई देगा और वो सब्जी दिखाई देगी और गैस का सिलेंडर और गैस दिखाई देगा, क्योंकि आपकी चेतना उस समय वहां चलेगी। तो जब भी कोई वृत्ति होती है, जब भी मानसिक स्थिति में कोई बदलाव आता है, जब भी चित्त में कोई वृत्ति आती है, तब हमारा ध्यान वहां चला जाता है। हमारा ध्यान मतलब देखने वाले का ध्यान, सुनने वाले का ध्यान, दृष्टा का ध्यान। तो क्योंकि उसका ध्यान वहां चला जाता है, मतलब उसकी चेतना वहां चली जाती है, उसकी कॉन्शियसनेस वहां चली जाती है। तो वो अपने बारे में नहीं सोचता है, वो आवाज के बारे में सोच रहा है, या वो किचन में उस कुकर के बारे में सोच रहा है जिसमें वो सब्जी पक रही। उसका ध्यान अपने आप से हट गया और दूसरी जगह चला गया। तो जब भी कोई वृत्ति होती है तो उसको कोई देखने वाला चाहिए। अगर कोई लहर को कोई देख ही नहीं रहा है तो सागर को लहर खड़ा करके क्या फायदा है? वो तो लहर जो हो रही है किसी किसी के लिए हो रही है, किसी कारण से हो रही है। तो उसी प्रकार वृत्तियां जो हो रही हैं, हमारे चित्त की जो बदलाव हो रहे हैं, वो हमारे ही चेतन तत्व के लिए हो रही है, हमारे ही कॉन्शियसनेस के लिए हो रही है, हमारे ही आत्मा के दर्शन के लिए हो रही है, हमारे ही पुरुष के लिए हो रही है। आपको समझ में है ये बात? तो जो भी बदलाव है वो हमारे लिए है और वो हमारा ध्यान खींच लेता है। और अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो हमारा ध्यान कहीं भटकता नहीं है, हमारा ध्यान अपने ऊपर आ जाता है। तो हमारा ध्यान या तो अपने ऊपर रहेगा, यहां जहां कोई घटना घट रही है, जहां कोई वृत्ति हो रही है, जहां कोई बदलाव हो रहा है, वहां हमारा ध्यान चला जाए। तो दो ही जगह ध्यान हमारा रह सकता है, यहां अपने बाहर, यहां अपने अंदर। जब वृत्ति हो रही है तो हमारा ध्यान अपने बाहर चला जाता है, और जब वृत्तियां नहीं हो रही हैं, शांति है, तब हमारा ध्यान अपने अंदर आ जाता है। जब हमारा ध्यान अपने अंदर आ जाता है तब हम पुरुष तत्व को देख रहे हैं। और जब हमारा ध्यान अपने अंदर नहीं आता है, हमारा ध्यान बाहर आता है किसी और चीज पे, तो वो जो बाहर की चीज है वो कोई प्रकृति की चीज है, कोई नेचर की चीज है, और वो हमसे भिन्न है, वो पुरुष तत्व से भिन्न है जिसपे हमारी नजर आ जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम प्रकृति को देखते हैं, जब हम फिजिकल मैटर को देखते हैं, जब हम अपने माइंड को देखते हैं, तो ये लोअर चीज है और ये एक अलग चीज है, ये एक अलग तत्व है। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो जो जो चेतन तत्व है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ अवस्था में हैं, इसलिए उसको योग बोला जाता है। वहां पे हम योग में हैं, वहां पे हम सर्वश्रेष्ठ अवस्था में हैं। लेकिन जब हम प्रकृति को देखते हैं, चित्त को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, इस तरह की कोई कोई वृत्ति को देखते हैं, तो हम चेतन तत्व से नीचे प्रकृति के किसी तत्व को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं। तो वो हाई स्टेट नहीं है, वो लो स्टेट है। अगर मैं मान लीजिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और मुझे याद है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो मैं पावरफुल स्टेट में हूं। लेकिन अगर मेरे को सपना आए कि मैं एक एक बैल को चराने वाला इंसान हूं और मैं बैल को गायों के साथ ले जा रहा हूं जंगल में घास उसको खिलाने के लिए, तो मैंने अपने पावर को, अपने शक्ति को, अपने क्षमताओं को नीचे कर दिया। यहां मैं ये मानूं कि मैं कोई फैक्ट्री का ओनर हूं, तो भी मैंने अपने क्षमताओं को नीचे कर दिया। यहाँ मैं ये मानूं, या मेरे मन में ये सपना चले, या ये धारणा आ जाए, या ये वृत्ति आ जाए, या मेरा माइंड का स्टेटस चेंज हो जाए और मुझे ये लगे कि मैं मुकेश अंबानी हूं, तो भी मैं प्रधानमंत्री के स्टेटस से नीचे आ गया। तो जब पुरुष अपने आप को देखता है
तब वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में रहता है, वो प्योर कॉन्शियसनेस में रहता है। ईश्वर जो है वो चेतन तत्व है, तो वो प्योर कॉन्शियसनेस की तत्व है। तो पुरुष, आत्मा, ये सब उस लेवल पे है। लेकिन जब इसका ध्यान अपने आप से हटके किसी और के ऊपर आ जाता है, किसी वृत्ति के ऊपर आ जाता है, या अपने आप को किसी और रोल में देखने लगता है, तो वो अपने आप को नीचे गिराता है। और जब अपने आप को नीचे गिराता है तो साधारण हो जाता है। तब वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, तब वो कुछ और रोल में आ जाता है, तब वो वृत्तियों में उलझ जाता है। वो सोचता है कि मैं ये वृत्ति हूं। आपको बात समझ में आ रही है? ये ध्यान जो देता है वो मन होता है क्या? मन कहाँ होता है यहाँ सब में? ओके। हम लोग शब्द प्रयोग कर रहे थे चित्त, और चित्त जो है उसके अंदर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि उसमें 3 माइंड के पोर्शन हैं। एक उसमें है बुद्धि। बुद्धि को महत भी बोलते हैं, बुद्धि को लिंग भी बोलते हैं। और सेकंड जो है वो है अहंकार। और थर्ड जो है वो है मानस। मानस को मन बोलते हैं। तो ये जो मन है हमारा, ये मन हमारा दुनिया के साथ इंगेज करता है। और ये इंद्रियों के माध्यम से बाहर से ज्ञान लेता है, और कर्म इंद्रियों के माध्यम से बाहर काम करता है। यही मन का काम है। जो जो योग में या सांख्य में जो मन मानस को डिफाइन किया हुआ है, वो बाहर के दुनिया के साइड का है। और वो वहां से जो कुछ भी करता है वो अहंकार को रिपोर्ट करता है, और अहंकार से इंस्ट्रक्शन लेके वो बाहर करता है। तो बाहर की दुनिया और अहंकार के बीच में मानस है। तो मानस आप ये बोल सकती हैं, मन आप ये बोल सकती हैं कि अहंकार का असिस्टेंट है, अहंकार का सबऑर्डिनेट है, अहंकार का एक डिप्यूटी है। तो अब अहंकार क्या है? पूरा जो कुछ भी हम करते हैं वो अहंकार करता है। वो ये बोलता है, अहंकार मतलब उसने जो रोल लिया हुआ है वो कर्ता का रोल लिया हुआ है, कि जो कुछ करेगा मैं करूंगा। अहंकारा, मैं सब करने वाला हूं। तो वो अहंकारा जो है वो अपने लिए एक मानस रखता है। वो खुद 5 ज्ञान इंद्रियां बनाता है, वो खुद 5 कर्म इंद्रियां बनाता है, वो खुद 5 तन्मात्राएं पैदा करता है, और वो तन्मात्राओं के माध्यम से पंचमहाभूत आते हैं। तो पूरा का पूरा जो वर्क है, पूरा का पूरा जो काम है, सेंसिंग करने का, ज्ञान लेने का, इंद्रियों से बाहर काम करने का, बाहर की पंचमहाभूतों को देखने का, उसको बनाने का, उसको अहमियत देने का, उसको एक फाउंडेशन देने का, वो तन मात्राओं के माध्यम से पूरा अहंकार करता है। और अहंकार को सपोर्ट करता है इस दुनिया के साथ डील करने में मानस। और अहंकार जो है वो आता है, वो पैदा होता है बुद्धि से, महत से, और वहीं से वो इंस्ट्रक्शन लेता है और आगे उसको बढ़ाता है। तो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो मूल प्रकृति है वहां से महत बुद्धि ये आती है लिंग अवस्था में, एक छोटे से मार्क के रूप में, सिंबल के रूप में, और वो वहां से बढ़ के अहंकार में आती है, और अहंकार से बढ़ के तन्मात्राओं के माध्यम से पंचमहाभूत बनाती है। मतलब जो भी मूल प्रकृति चाहती है, मूल प्रकृति मतलब जो पैदा कर रही है, जो बना रही है, वो उसका असर सीधा पंचमहाभूत तक आता है। मतलब मूल प्रकृति हमको दिखाई नहीं देती है, मूल प्रकृति इनफाइनाइट है, मूल प्रकृति सदा के लिए है, लेकिन ये मूल प्रकृति पुरुष के अनुसार पैदा करती है। जो पुरुष को चाहिए वो पैदा करती है,
उसको पहले बहुत हल्के रूप में पैदा करती है, सिंबॉलिक रूप में आता है, लिंग के रूप में आता है। उसके बाद अहंकार उसकी जिम्मेदारी लेता है कि ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं पुरुष को, और वो अपने मानस, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत के माध्यम से वो बनाता है उसको। और ये जो प्रोसेस चल रहा है, हर प्रोसेस में जो चित्त है, चित्त महत से लेके मानस तक है। तो ये जब प्रोसेस चल रहा है, पूरे प्रोसेस में वृत्तियां बन रही हैं, क्योंकि बदलाव हो रहा है चित्त में। पहले पहले लिंग बना, फिर उसने अहंकार में कुछ काम किया, फिर उसने इंद्रियों में काम किया, फिर उसने कर्मेंद्रियों में काम किया, फिर उसने तन्मात्राओं में काम किया, फिर उसने बाहर पंचमहाभूत में काम किया। तो ये जो कॉन्स्टेंटली जो चल रहा है, जो काम हो रहा है, जो पैदा किया जा रहा है, वो वृत्तियां पैदा करते हुए जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग के मन में एक हल्का सा थॉट आता है, फिर वो थॉट थोड़ा फैलता है, उस पर 4-5 थॉट आते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर कुछ एक्शन प्लान बनाते हैं, हम किसी से सलाह मशवरा करते हैं, फिर हो सकता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक चीज खड़ी कर देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक एक करके वृत्तियां हैं। और ये कौन देख रहा है ये पूरा काम होते हुए? वो पुरुष देख रहा है। और पुरुष क्यों देख रहा है? क्योंकि पुरुष वही भोगने आया है। पुरुष जो आया है वो भोग करने आया है। तो जब वो भोग करने आया है तो वो तो देखेगा, वो तो उसको भोग लेगा मतलब वो तो वृत्ति देखेगा, और वृत्ति पैदा होगी, क्योंकि काम चल रहा है, बन रहा है कुछ। मूल प्रकृति स्टार्टिंग का पॉइंट है, तो मूल प्रकृति से काम चालू होता है। पुरुष में कोई बदलाव नहीं आता है। पुरुष ना पैदा होता है ना मरता है, पुरुष ना कुछ पैदा करता है ना किसी से बनता है, पुरुष है बस। लेकिन ये जो मूल प्रकृति है वो पैदा करती है पुरुष के हिसाब से, और वो जो पैदा करती है वो पहले बुद्धि के रूप में पैदा करती है, आप पहले ये समझ लीजिए। फिर अहंकार में वो जाता है, फिर वो मानस और पूरे उस मैकेनिज्म के थ्रू, मशीनरी के थ्रू वो बाहर जगत में आता है। तो पुरुष इसको देखता है। तो जब पुरुष इसको देखता है तब वो वृत्तियों को ध्यान से देखता है, वृत्तियों का उसका एहसास होता है, वो अपने बारे में भूल जाता है, वो वृत्तियों को देखने लगता है। आप कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए कि पुरुष की इच्छा हुई पिक्चर देखने की, तो वो जाके हॉल में बैठा। अब जो प्रोजेक्टर चालू हुआ वो प्रकृति चालू हुई, अब पूरा स्क्रीन पे चल रहा है और पुरुष अपने आप को भूल के स्क्रीन पे पिक्चर देख रहा है। और जब वो पिक्चर खत्म हो गई, जो पुरुष को भोगना था उसने भोग लिया, तब वो वहां से बाहर आ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से समझेंगी, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि तब आप अपने आप को अपने ओरिजिनल रूप में देखेंगी, पुरुष के। अभी हम अपने आप को पुरुष के रूप में नहीं देख के शरीर और मन और अहंकार के रूप में देखते हैं। तो जो बदलाव हो रहा है, हम सोचते हैं कि हम ही ये बदलाव है, तो वो बदलाव हमको दुख देता है, वो बदलाव हमको दुख देता है। लेकिन जब आपको ये समझ में आएगा कि आप तो पुरुष हैं, ना आप किसी से पैदा हुए हैं, ना आप कुछ पैदा कर रहे हैं, आप तो बदल ही नहीं सकते। बदल जो सकती है वो है प्रकृति, और प्रकृति जो है वो आपकी सेवा में है। आपको जो देखना है प्रकृति दिखाएगी। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में आए, आपने ऑर्डर किया कि मेरे को ऑमलेट खाना है, अब वो किचन में जो शेफ है वो बनाएगा, आप सिर्फ वो ऑमलेट को बनते हुए देखेंगे, परोसते हुए देखेंगे, और शरीर खाएगा। आप देख रहे हैं शरीर खा रहा है, और उसके बाद शरीर ने उसकी पेमेंट करी, शरीर उठ के चला गया बाहर। तो ये है पुरुष का काम। हो रहा है पूरा प्रकृति, एक्शन पूरा प्रकृति का है, पुरुष का कोई एक्शन नहीं है। पुरुष सिर्फ देख सकता है, इसलिए पुरुष को दृष्टा बोला गया है, इसलिए पुरुष को सीयर बोला गया है, इसलिए पुरुष को ऑब्जर्वर बोला गया है,
इसलिए बात की जाती है समाधियों की, कि हम 7 समाधियों में देखते हैं पुरुष किस किस लेवल पे देख सकता है। वो 7 लेवल पे देख सकता है पुरुष। वो जो भोग रहा है उसके 7 लेवल है भोगने की। तो अब देखिए क्या है, जब पुरुष ये देख रहा है कि ऑमलेट खाया जा रहा है तो उसका ध्यान ऑमलेट में है, उसका ध्यान अपने ऊपर नहीं है। तो वो वृत्ति में है, वो वृत्ति देख रहा है। लेकिन जब कोई ऑमलेट खाने वाला ही नहीं है, रेस्टोरेंट में कोई बैठा ही नहीं है, तो पुरुष क्या करेगा? पुरुष अपने आप को देखता है। तो जब वो अपने आप को देखता है तो वो राजा है, वो आत्मा है, वो दिव्य रूप है, वो दिव्यता है। वो वापस अपनी दिव्यता में लौट आता है, वो वापस अपने परम रूप में लौट आता है। अब वो छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ नहीं है, जो 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 उसको शोभा नहीं देती हैं, उसमें वो उलझा हुआ नहीं। जब उसमें उलझा हुआ है तब वो दुनियादारी में है, और जब उससे मुक्त वो अपने अंदर आके बैठा है तब वो योग में है। तब वो अपने घर चला गया, अपने महल चला गया, अपने जाके मेन तख्त पे जाके बैठा है। अब वो परम है। अब वो जो भी सोच रहा है वो परम है, उसका ज्ञान परम है, उसकी शक्ति परम है, उसकी बुद्धि परम है। उस पे काल कुछ नहीं कर सकती। काल से मुक्त है वो, मृत्यु से मुक्त है वो, समय से मुक्त है वो। अब वो परम है। तो वो जो परम है वो अगर कभी कभी रेस्टोरेंट में आके ऑमलेट देखेगा खाते हुए तो वो उसमें घुस जाता है, उसका ध्यान वहां चला जाता है और वो भूल जाता है कि वो कौन है। इसलिए उसको दुख होता है, क्योंकि वो नीचे आ जाता है और अपने आप को प्रकृति समझने लगता है कुछ देर के लिए। तो प्रकृति तो बदलती रहती है, प्रकृति का तो रजस गुण है, और रजस को ही दुख बोलते हैं। जो चीज बदलेगी वहां दुख आएगा। अगर मानव ने अपने बोलिए कि अपनी अज्ञानता नहीं हटाई है कि मैं पुरुष हूं। अज्ञानता हटाना क्या है? कि मैं पुरुष हूं। ये उसको ज्ञान आना चाहिए। ये ज्ञान उसको आते ही उसकी पूरी अज्ञानता चली जाएगी, उसका पूरा ईगो चला जाएगा, उसका पूरा लाइक डिसलाइक चला जाएगा, राग द्वेष चला जाएगा, उसका पूरा भय चला जाएगा। उसको ना मृत्यु का भय रहेगा, ना किसी का भय रहेगा, क्योंकि उसको याद आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि तो मैं तो राजाओं का राजा हूं, मैं तो तख्त पे हूं मैं, और मैं कहां ये उलझ गया इसमें। तो यही हमको याद करना है, उसी के लिए योग की साधना है। लोग इतना वो ऑमलेट खाने में उलझ जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो राजाओं के राजा है, राजाओं का राजन है, वो तख्त छोड़ के आया है। समझ में आ रहा है आपको? जब हम ध्यान करते हैं तब वो अवस्था आ जाती है ना। अगर आपका ध्यान सही तरीके से होता है और उसमें विचार नहीं आते हैं, कोई सोच आपकी नहीं आती है, कोई वृत्ति नहीं पैदा होती है, तब आप स्वरूप में आ जाते हैं, मतलब अपने पुरुष के रूप में आ जाते हैं। तब आप तख्त पे जाके बैठ जाते हैं। तब आपको प्रकृति ने उलझाया नहीं है, प्रकृति से मुक्त हो गया। और यही चीज अगर आप साधना के माध्यम से लंबे समय तक कर सकती हैं। मान लीजिए आप आती नहीं है विचारों में, आपको कोई सोच नहीं सताती है, आप ब्लैंक बैठ सकती हैं और बिना वृत्तियों के बैठ सकती हैं, तो वो आपको कैवल्य में ले जाता है, मोक्ष में ले जाता है। अब आप मुक्त हो गई प्रकृति से। अब आप पुरुष के राजमहल में जाके बैठी हैं, पुरुष के तख्त पे बैठ गई हैं, और तख्त पे तो एक ही बैठेगा, इसलिए वो केवल है। अब वो अलग है, उसको अपनी सही पहचान मिल गई है। अब वो भटक नहीं रहा है, अब वो गलियां गलियां नहीं घूम रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, वो सब नहीं कर रहा है। या जी, वो अब हम वृत्तियों में आ गए थे ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, जो कोई अच्छा होती है कुछ। तो ये हमने देखा कि जब वो
वृत्तियों को देख रहा है तो उसमें चला जाता है। जब वो वृत्तियों को नहीं देख रहा है तो अपने राजमहल में आ जाता है, अपने अपने घर पे आ जाता है। अब वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं उसको हम लोग देखते हैं। वृत्तियां जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, और ये 5 प्रकार की वृत्तियों में सारी प्रकार की वृत्तियां आ जाती हैं। मतलब ये जो 5 बदलाव है चित्त के, ये जो 5 चित्त का स्टेट चेंज जो हो रहा है, इसमें जो भी आपके माइंड में आता है कि हाँ ये भी बदलाव है, ये भी बदलाव है, आप देखेंगे वो सब इन 5 में आ जाती हैं, 5 के कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं। यानी तो कि ह्यूमन बीइंग में ये कॉमन होती है 5 वृत्तियां ये। हाँ हाँ, हम्म, ये कॉमन होंगी। हम्म, तो उसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है कि ये नहीं है कि सारी वृत्तियां खराब है। आपको ये देखना है कि ये जो वृत्ति आ रही है, जो मेरा माइंड चेंज हो रहा है, जो मेरा ध्यान जा रहा है इस पे, ये मेरे को ऊंचा लेके जा रहा है कि नीचा गिरा रहा है। अगर ये मेरे को ऊंचा लेके जा रहा है तो मेरे को चढ़ जाना है उस पे, और अगर ये मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे को योग से दूर ले जा रहा है, तो मेरे को उसको अवॉइड करना है, वो वृत्ति मेरे को नहीं करनी। तो मतलब कुछ वृत्तियां करनी पड़ती हैं और कुछ वृत्तियों को बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। तो ये जजमेंट लेना पड़ेगा आपको कि कौन सा मेरे को करना है, कौन सा मेरे को नहीं करना है। लेकिन ओवरऑल लंबे समय में जाते जाते आपको सारी वृत्तियां छोड़नी पड़ेंगी, शून्य में आना पड़ेगा। तभी वो पुरुष का ध्यान परमानेंटली हट जाएगा और वो अपने तख्त पे जाके राजा की तरह बैठेगा। ठीक है, तो एक भी वृत्ति एंड में नहीं होनी चाहिए। अच्छी भी बुरी भी, हाँ, दोनों अच्छी भी बुरी भी, हाँ, दोनों नहीं, खाली होना चाहिए पूरा। वाले होना चाहिए। हाँ। तो जो 5 तरह की वृत्तियां हैं उसमें एक है राइट नॉलेज। कुछ ज्ञान ऐसा है जो कि सही होता है, तो एक वो। और कुछ ज्ञान ऐसा हो सकता है जो कि गलत है, आपको किसी ने गलत खबर कर दी है, या आपने कुछ गलत सुन लिया, कुछ गलत समझ लिया। तो ज्ञान 2 प्रकार का हो गया, एक जो सही है और एक जो गलत है। तो ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान आपके माइंड को चेंज करता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत। तो दोनों से अपने को मुक्ति चाहिए। लेकिन जो गलत ज्ञान है उसको डे 1 से ही नहीं चाहिए। और जो सही ज्ञान है जो हमको योग के मार्ग पे ले जा रहा है, उसको हम कुछ समय के लिए अपने साथ रख सकते हैं ताकि हम मार्ग में आगे बढ़ सकें। और जब जब उस ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्ञान का काम हो जाएगा, तब उस ज्ञान को हमको छोड़ देना है। ओके। और तीसरा है आपका इमेजिनेशन। हम लोग कल्पना करते हैं, इंसानों की ये शक्ति है कल्पना करने की। हम लोग वो चीज सोचते हैं जो कि अभी तक दुनिया में नहीं आई, जो कि काल्पनिक है। तो ये भी वृत्ति है, क्योंकि ये हमारे माइंड के स्टेट को ये भी चेंज करती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं आपको योग पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको योग का ज्ञान दे रहा हूं, तो ये आपकी मानसिक स्थिति को बदल रहा है। योग का ज्ञान आप सुन रही हैं, इसको याद कर रही हैं, नोट कर रही हैं, बदल रहा है। अच्छा, आपने किसी से कुछ ऐसा चीज सुन ली जो गलत है, पूरी की पूरी गलत है, तो उसको भी आपने सही मान लिया अगर, तो वो भी आपके अंदर में वृत्ति बन के चला जाएगा, बट वो काम का नहीं है। फिर तीसरा, आपने कोई चीज की कल्पना करी। कल्पना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई भी कल्पना, कोई भी इमेजिनेशन, वो एक वृत्ति है। क्यों? क्योंकि वो भी आपके मानसिक स्थिति को बदलती है। जो भी आपके चित्त के स्थिति को बदले, चित्त को मॉडिफाई करे, चित्त के अंदर एक लहर पैदा करे, चित्त के अंदर एक फ्लक्चुएशन पैदा करे, वो वृत्ति है। तो इमेजिनेशन भी वृत्ति है। इमेजिनेशन, आपका नॉर्मल माइंड चल रहा है, सडनली आपने कुछ कल्पना करी तो उसमें चेंज आया, वो भी वृत्ति है। अब आप रात में सो रहे हैं, तो वो भी एक बदलाव है,
क्योंकि आप जब जाग रहे हैं तब आपकी मानसिक स्थिति अलग होती है, जब सोते हैं तब आपकी मानसिक स्थिति अलग होती है। तो ये भी जो बदलाव है ये भी एक वृत्ति है। और मान लीजिए कि मेमोरी, आपने कुछ देर बैठ के सोचा कि अरे 2 साल पहले तो मैं कश्मीर घूमने गई थी और वहां पे श्रीनगर में हमने रिपब्लिक डे परेड देखी थी, मान लीजिए आपके दिमाग में आया। तो क्या हुआ कि आपका जो प्रेजेंट जो मेंटल स्टेट था वहां से वो चेंज हो गया, उसमें बदलाव आ गया और आपके माइंड में 2 साल पुरानी श्रीनगर की घटना, रिपब्लिक डे परेड, ये पूरा आ गया। तो ये भी एक वृत्ति है, ये भी एक बदलाव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 तरह के बदलाव हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि चित्त की वृत्ति पैदा करता है, जिसका कि हमको निरोध करना है, जिसको कि हमको रोकना है। रोकना क्यों है? क्योंकि वृत्ति वो है जिसको कि हमारा वो राजा तख्त से उतर के आके देखने लगता है। तो जैसे ही आपका ध्यान श्रीनगर गया, जैसे ही आपका ध्यान और रिपब्लिक डे परेड गया कश्मीर का 2 साल पहले, वो राजा गद्दी छोड़ के आके वहां खड़ा हो गया और रिपब्लिक डे का परेड देख रहा है। तो ये वृत्ति है। और अगर ये वृत्ति नहीं होती तो ये जो चेतन तत्व है आपका, ये जो कॉन्शियसनेस है आपकी, वो राजाओं की तरह तख्त पे बैठा रहता और अपने बारे में सोचता, अपने राज्य के बारे में सोचता, अपनी सत्ता के बारे में सोचता। तो वो योग होता उसका, वो हाई लेवल पे चला जाता। तो इसलिए हम लोग को वृत्तियों को समझना है कि वृत्तियां क्या क्या हैं, उनको धीरे धीरे कम करना है, ताकि पुरुष आकर्षित होके या किसी भी कारण से खिंच के उसकी दुनिया में नहीं आ जाए, चित्त की दुनिया में नहीं आ जाए। इसका मतलब क्या है कि पुरुष जो है वो हकीकत में चित्त में नहीं है। पुरुष का जो राज दरबार है, जो तख्त है, वो चित्त में नहीं है, वो चित्त के परे है। लेकिन जब चित्त में कोई घटना घटती है, चित्त में कोई भी बदलाव होता है, तो वो पहुंच जाता है देखने के लिए। वो सोचता है क्या हुआ, चित्त में जाकर देख क्या। तो चित्त में कोई भी बदलाव, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी फ्लक्चुएशन, कोई भी शोर शराबा, कोई भी दृश्य, वो पहुंच जाएगा। तो अपने को चित्त को कंट्रोल करना है, क्योंकि पुरुष को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप चित्त को कंट्रोल करने लगेंगे, पुरुष अपनी गद्दी छोड़ना बंद कर देगा और उसको समझ में आएगा कि वो अपने जगह बैठेगा, वो बार बार चित्त में, मतलब प्रकृति में नहीं घुसेगा। तो वो प्रकृति से धीरे धीरे कट के अलग निकल जाएगा। और जब वो प्रकृति से धीरे धीरे कट के अलग निकल जाएगा तो वो मोक्ष है, वो मुक्त हो गया। अब वो नहीं आ रहा है चित्त के अंदर, वो नहीं देख रहा है चित्त में क्या हो रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वहां आग लग गई या कोई पिक्चर चल रही है या कोई ज्ञान दिया जा रहा है या कोई पुरानी मेमोरी आ रही है या कोई सो रहा है, उसको मतलब ही नहीं है। वो अपने दुनिया में, अपने तख्त में, अपने राज्य में बैठा है आराम से, उसको प्रकृति के अंदर क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं। तो वो परिस्थिति पैदा करने के लिए, ताकि पुरुष खिंच के नहीं आ जाए चित्त में, हमको चित्त की वृत्तियों को रोक देना है, बंद कर देना है, खत्म कर देना। और चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, इसलिए इन 5 पे हमको काम करना है। ये एक सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। अब सही ज्ञान किसको बोलेंगे? हाँ, सही ज्ञान वो नहीं है जो कि मैं आपको बोल रहा हूं, ओके, कि मैं योग पढ़ा रहा हूं तो ये सही ज्ञान है, नहीं। सही ज्ञान के 3 लेवल्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं उसको सही बोलने के, उसको राइट नॉलेज बोलने के। पहला, जो मैं प्रत्यक्ष रूप से देखूं वो सही है, मतलब मैं आपको देख पा रहा हूं और ये मेरे लिए सही ज्ञान है, मुझे मालूम है ये हैं और मैंने इनको देखा है। दूसरा, अनुमान, अगर मैं अनुमान लगा सकता हूं तो वो सही है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान। जो मैं आंखों से, इंद्रियों से देख रहा हूं वो सबसे ऊपर है। लेकिन अगर मैं नहीं देख पा रहा हूं
लेकिन मैं अनुमान लगा पा रहा हूं पहले देखे हुए के आधार पे, तो वो सही है। फिर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा है कि जहां भी आग लगती है वहां धुआं निकलता है। अब आपने दूर एक बिल्डिंग में देखा धुआं निकलते हुए, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां आग लगी है। आग नहीं दिख रही है आपको, आपको सिर्फ धुआं दिख रहा है। लेकिन आपने पहले देखा है कि पहले आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जहां अग्नि है वहां धुआं है, और अभी आपको धुआं दिख रहा है, तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि यहां अग्नि है। तो ये भी राइट नॉलेज है, ये भी ज्ञान सही है। तीसरा, जो कि आप अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसमें यह बोला गया है कि जो वेद का ज्ञान है, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, वो ऊंचा ज्ञान है। मैंने नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप से, और न ही मैं, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा, तो मैं अनुमान भी नहीं लगा पा रहा हूं। लेकिन क्योंकि ऋषि मुनि बोल गए, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि ऐसा होता है, तो मैं मानता हूं ऐसा होता है। उसको अगम बोलते हैं। तो जब आप अगम पे मानते हैं, तो अब क्या होगा, जब आप अगम पे मानना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा, आपके खुद के कुछ एक्सपीरियंस होने लगेंगे, और आपका अनुमान भी होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप कुछ चीजें प्रत्यक्ष रूप से पांचों इंद्रियों से देखने लगेंगे। तो जो आपके लिए अगम था, वो संभवतः एक दिन प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर जब आप किसी को बोलेंगे कि हाँ मैंने देखा है, तो वो मानेगा आपकी बात। अगर वो आपके करीब है, उसको आप पे विश्वास है, तो वो आपकी बात को अगम की तरह मानेगा कि हाँ इन्होंने जो बोला है वो ठीक बोला है, इन्होंने देखा है, मैं मानता हूं इन पे। तो ये तीन ही सही ज्ञान माने जाते हैं, सही नॉलेज माने जाते हैं। तो जैसे मैं आपको योग पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये पतंजलि का योग है, ये सूत्र नंबर अपने ये कर रहे हैं, उन्होंने उसमें ये बोला है। तो ये क्या है कि ये उनका ज्ञान है, ये उन्होंने जो समझा, देखा, जो भी प्रत्यक्ष रूप से किया या उन्होंने अनुमान लगाया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये वो बोल रहे हैं। अब जब हम इस पे चलेंगे कुछ देर, तो हमको हमारे अंदर में एक अनुमान लगाने की क्षमता पैदा होने लगेगी। हमको कुछ 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 अंदर से भी चालू हो जाएगा। और जब कुछ 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 चालू हो जाएगा, तब एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। तब आप हकीकत में अपने पुरुष का एहसास करेंगी कि पुरुष जो है वो बैठा है और प्रकृति को देख रहा है, और मूल प्रकृति से चालू हो रहा है। और वो महत, यहाँ बुद्धि आया, वहां से अहंकार आया, वहां से तन्मात्रा आया, वहां से पंचमहाभूत आया, वो पूरा आपको प्रोसेस दिखेगा। तब आपका वो एक किस्म से आप बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा आपको। तब आपका वो ज्ञान का लेवल धीरे धीरे बढ़ के, जो फर्स्ट लेवल है वो प्रत्यक्ष है, सेकंड लेवल जो है अनुमान है, थर्ड लेवल है अगम का। तो आप धीरे धीरे ऊपर आके आप फाइनल एक्सपीरियंस खुद लेते हैं। और गलत ज्ञान क्या, तो मतलब बहुत ही सिंपल है। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने रात के अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, तो वो गलत ज्ञान है। मतलब है वो रस्सी, लेकिन रात के अंधेरे में डर के कारण एक गलत भ्रांति पैदा कर लेना मन में कि ये सांप है, काटेगा, और वहां से भाग जाना। तो उस प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं, और वो भी हमारी मानसिक स्थिति को बदलता है। तो इसलिए वो भी वृत्ति है, वो सही नहीं है। वो ना उसका हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी नहीं, हमने उसका जो अनुमान लगाया वो भी भय पे लगाया। उसका कोई लॉजिक नहीं है कि अग्नि है इसलिए धुआं है, और उसमें कोई अगम भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हुआ है और ये सही नहीं है, तो ये भी एक वृत्ति है, और ये भी पुरुष देखता है, आके देखता है। कोई भी चीज जो आपके चित्त को बदलेगी, वो पुरुष देखेगा। क्योंकि पुरुष का काम है देखना, पुरुष आया है भोगने।
तो वो सोचता है कि मैं जो चाह रहा हूं वही हो रहा है, इसलिए वो देख रहा है और इसलिए वो प्रकृति में फंसा हुआ है क्योंकि वो देखना चाहता है। अपने बात कर रहे हैं योग की, अपने बात कर रहे हैं मोक्ष की। तो योग और मोक्ष तब है जब वो आप वो वृत्तियां बंद करेंगे। जब वृत्तियां बंद करेंगे मतलब पुरुष की इच्छा खत्म हो गई देखने की, और तब वो पुरुष बैठ गया और तब आप भी प्रकृति से बैठ जाएंगे और मोक्ष में जाएंगे। तो इसमें अगर आपके मन के हिसाब से नहीं होता है तो जो दुख होता है या सुख होता है वो किसका होता है? वो प्रकृति में होता है, वो आपके चित्त को होता है। चित्त को होता है। ओके। वो आपके चित्त को होता है क्योंकि प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। पुरुष के गुण नहीं है। गुण ने, हाँ। तो पुरुष के गुण नहीं है मतलब पुरुष को न तो अच्छा न तो बुरा न तो बदलाव, कुछ नहीं है। इसलिए सांख्य कारिका में आप देखेंगे उन्होंने रजस के लिए शब्द यूज किया है दुख। जहां पे इंट्रोड्यूस किए पहली बार 3 गुणों को सांख्य कारिकाओं में, वहां रजस के लिए शब्द इस्तेमाल किया है दुख। कि दुख दुख जो है वो रजस से है, बदलाव जो है वो रजस से है। इसलिए प्रकृति में दुख है, पुरुष में नहीं है। पुरुष में नहीं है, हाँ। हाँ, इसलिए जब पुरुष प्रकृति के अंदर घुस के देखता है तो सोचता है मेरा दुख है। लेकिन जब वो प्रकृति के बाहर निकल के आता है पूर्ण अपने सच्चे रूप में, जब वो अपने तख्त पे जाके बैठता है, तब उसको मालूम है ये प्रकृति का है। तब उसको फर्क नहीं पड़ता है। तब वो साक्षी भाव से देख लेता है। उसे साक्षी भाव बोलते हैं। हाँ, उसको साक्षी भाव बोलते हैं। दृष्टा भाव। दृष्टा भाव, वो दृष्टा है, पुरुष दृष्टा है। ये आपको समझ में आ गया ना, तो आपको मान के चलिए कि बहुत कुछ समझ में आ गया। आपको ये भूलना नहीं है फिर। भूलना, इसको इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखेंगे कि आपका जो जगत में जो इच्छाएं हैं वो अपने आप कम होने लगेंगी। और ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, आपका काम सब होगा। वो प्रकृति अपना भाव बंद नहीं करेगी, प्रकृति का भाव चलता रहेगा, प्रकृति की उपज निकलती रहेगी। अब आपके साथ आपकी वाइफ है, मान लीजिए आपका डिजायर नहीं है, आपकी वाइफ की होगी, आपके पति की होगी, तो प्रकृति उसके लिए तो उपजेगी। आपके बच्चों की होगी, उसके लिए करेगी। आपके माता पिता, आपके पड़ोसी, भाई बहन, दूर संबंधी, हम तो हैं दुनिया में, सब आपस में जुड़े हुए हैं, हम तो अलग रह नहीं सकते हैं। वो सांख्य में बड़ा क्लियर बोलते हैं कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और अलग अलग भी हैं, और एक दूसरे के सबॉर्डिनेट भी हैं और एक दूसरे के सीनियर भी हैं। सारे रिश्ते हैं हमारे। तो जब आपके सारे रिश्ते हैं तो आपके आसपास तो प्रकृति तो कुछ ना कुछ पैदा करती रहेगी, वो तो जीवन चल रहा है। अब वो जब पैदा कर रही है, तब आप अगर पुरुष भाव से देखते हैं, दृष्टा भाव से देखते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, तो आपको अंदर में कुछ नहीं होगा बदलाव। वो प्रकृति अपना काम करके निकल जाएगी। प्रकृति चालू करेगी मूल प्रकृति से, घुसेगी महत में, जाएगी अहंकार में, जाएगी तन्मात्राओं में, जाएगी पंचमहाभूत में, खत्म। फिर अगला कुछ करेगी, फिर अगला कुछ करेगी, फिर अगला कुछ करेगी। नॉन स्टॉप पे चलता रहेगा। आपको बैठ के पिक्चर देखनी, दृष्टा बनना है। हाँ, और आपने अगर दृष्टा की जगह अगर आप घुस गए पिक्चर के अंदर, स्क्रीन में चले गए, एक्टिंग चालू कर ली, तो फिर वो मार रहा है आपको, तो आपको लगेगा। यानी कीचड़ में कमल की तरह रहना है। कीचड़ में कमल की तरह रहना है। आपको अगर ये एग्जाम्पल सूट करता है तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो समझ लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, दृष्टा भाव सब समझ में आ गया। तो ये कमल आप जैसे नहीं, रुकिए, मेरे को बोलने दीजिए तो 1 मिनट के लिए। कमल को कीचड़ में नहीं रहना है। अगर कमल कीचड़ में है, इसका मतलब पुरुष प्रकृति के अंदर है। वो मोक्ष नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। वो मुक्ति है जब वो
प्रकृति के अंदर से निकल के आके बाहर बैठ के देखता है, दृष्टा है, दृष्टा है। हाँ। हाँ, साक्षी है, देख रहा है बस, हम्म। अंदर नहीं है। और ये भाव सदा के लिए रहे तो साधना करनी पड़ेगी ना, भूल ना जाए हम। ये भाव सदा के लिए रहने के लिए आपको जो अष्टांग योग में जो उन्होंने सजेस्ट किए हैं स्टेप्स, वो करने से आपके लिए आसान हो जाएगा। वो स्टेप्स करने पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन ये है कि किसी किसी के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से गोल अचीव हो जाता है। किसी किसी को इंटेंस प्रैक्टिस करनी पड़ती है गोल अचीव करने के लिए। किसी के लिए कम समय में हो जाता है, किसी को ज्यादा समय देना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर में है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है वो कैसा है, क्या है, और आपका कमिटमेंट लेवल कैसा है, क्या है जी। हाँ, तो ये लेकिन संभव है। मैं ये मानता हूं कि एक जीवन में ये संभव है कि आप मोक्ष, मुक्ति, फ्रीडम पा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको ये दिमाग में आता है कि मैं पुरुष हूं, और इनफैक्ट उल्टा आप पहले दिमाग में ये लाइए कि ये संसार है और ये तो है, दिख रहा है, तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा, कहां से आए। तो उसका जो कारण है वो कारण के भी अंदर गुण इसी की तरह होंगे। माँ और बच्चे में गुण तो मिलते हैं ना कुछ, तो पिता और बच्चे में भी गुण मिलते हैं। तो उसी प्रकार जो हम देख रहे हैं वो कहीं से तो आया है, और जहां से भी आया है उसके गुण और उसके गुण कुछ मिलते होंगे। तो हम आज की दुनिया में देखते हैं कि किसी भी एक दृश्य में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, और वो बदल रहा है। कोई भी दृश्य को हम फिक्स नहीं देखते हैं, सब बदल रहे हैं। तो ये तीन गुण हैं हम जो देख पा रहे हैं अपने आसपास के जगत को स्थूल रूप में, उसमें ये तीन गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। अब इसका मतलब है कि कहीं से तो आया है ये पूरी सृष्टि, तो उसमें भी ये तीन गुण होंगे तभी ये तीन गुण इसमें आए हैं। अगर उसमें तीन गुण नहीं थे तो उसमें तीन गुण कहां से आ गए? तो उसमें भी तीन गुण है जहां से भी आए हैं। तो अब वो हमको दिख नहीं रही है। अब वो दिख नहीं रही है उसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। हो सकता है बहुत सूक्ष्म हो, इसलिए हमको नहीं दिख रही है। हो सकता है बहुत बड़ी हो, हम इतने पास में उसके के देख नहीं पा रहे। हो सकता है कि बहुत दूर हो, इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। तो कई कारण हो सकते हैं कि हमको नहीं दिख रही है वो। तो क्योंकि नहीं दिख रही है इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अगर मेरे घर में दूध है तो कहीं ना कहीं गाय है, गाय है तो कहीं ना कहीं घास है, घास है तो कहीं ना कहीं धरती है। वो घास चांद पे उगा के नहीं लाया। तो हर चीज का एक कारण है। और वो अगर एक आम का पेड़ है तो कहीं ना कहीं आम का बीज है, और आम के बीज से आम का पेड़ ही निकलता है। आम के बीज से अमरूद का पेड़ नहीं निकलता है, आज तक नहीं निकला। तो उसका मतलब कुछ नियम कानून है सृष्टि में, और जो कारण है और जो उसका फल है, और दोनों में रिश्ता है कुछ। इंसान का बेटा हाथी पैदा नहीं होता है, इंसान का बेटा इंसान ही पैदा होता है। तो ये इस लॉजिक से आपको समझ में आएगा कि एक मूल प्रकृति है जहां से सब कुछ आ रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली आ रहा है, क्योंकि जो है वो बदल रहा है। तो बदल क्यों रहा है? कोई तो बदल रहा है उसको। तो जहां से वो आ रहा है वही बदल रहा है, इसलिए ये बदल रहा है। तो इस तरह का लॉजिक यूज करके कपिल मुनि ने ये समझाया कि एक ये जो दुनिया हमको दिखती है इसका कोई कारण है जहां से आई है। दूसरा, इसके तीन गुण हैं, ये कॉन्स्टेंटली बदल रही है। तीसरा, ये पैदा हुई है क्योंकि कोई कारण है वहां से पैदा हुई है, और ये कुछ पैदा कर भी रही है। हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बन रहा है। दूध से आप दही बना रहे हैं, दही से हो सकता है कि आप
घी बना लें या और कोई चीज बना लें, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि मूल प्रकृति कुछ पैदा कर रही है और उससे एक बदलाव का प्रोसेस चालू है। तो एक वो है जो कि है दुनिया में, इसको हम डाउट नहीं कर सकते, और एक वो है जिससे ये आया है। अब कुछ ऐसा है जो बदल नहीं रहा है, कुछ ऐसा भी है जो बदल नहीं रहा है, जो आ गया है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपकी 5 इंद्रियां, आप देख रही हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपके देखने की क्षमता सुनने की क्षमता बन जाती है। आपकी देखने की क्षमता बनी रहती है, थोड़ा घटती रहती है, हो सकता है बढ़ सकती है चश्मा लगा के, लेकिन देखना देखना है। उसके बाद वो देखने की क्षमता से कुछ नया नहीं बन रहा है, तो वहां आके रुक जा रहा है। जैसे आम के बीज से आम का पेड़ बन रहा है, लेकिन उसी प्रकार से आपकी देखने की क्षमता से कुछ नहीं बन रहा है। आपके हाथ से, हाथ के पैरों से कुछ नया नहीं बन रहा है, वो इसमें से कुछ नया निकल के नहीं आ रहा है बाहर, वो जो है वो है। तो कुछ चीजें आके रुक जाती हैं। तो उन्होंने बोला सांख्य में कि मूल प्रकृति पैदा करती है, सिर्फ कहां से आई मालूम नहीं, पैदा करती है। कुछ है जो कि पैदा भी होते हैं और पैदा भी करते हैं, उससे सृष्टि चल रही है। कुछ है जहां पे सृष्टि रुक गई है, अब इससे और नहीं बन सकता है, वहां आके रुक गई है। और कुछ है जो ना पैदा होता है ना कुछ पैदा करता है। तो जो ना पैदा होता है और ना कुछ पैदा करता है वो पुरुष है, सब कुछ प्रकृति है। तो जब आपको ये समझ में आएगा कि मेरे अंदर, मैं प्रकृति हूं, मेरे अंदर प्रकृति पैदा कर रही है एक थॉट को, उस थॉट से कुछ विचार बनते हैं, उससे कुछ और एक्शन होता है, उससे कुछ और होता है, तो एक सीरीज में काम चलता है और कहीं जाके खत्म होता है। ये सब कौन देख रहा है? ये सब आप देख रही है। तो दृष्टा कौन है? दृष्टा आप है। तो ये दृष्टा भाव का सॉरी, ये दृष्टा भाव का एहसास होना अपने साथ, ये आपको पुरुष के अंदर बैठाना चालू करेगा, आपको उस राजमहल के तख्त पे बैठाएगा। आप देखेंगे कि आपकी सोचने की क्षमता, आपके ज्ञान लेने की क्षमता, आपके शरीर का स्वास्थ्य, आपका एनर्जी लेवल शरीर का सब बढ़ने लगेगा। पूरा शरीर मैग्नेटिक हो जाएगा, एक 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 पर्सनालिटी बन जाएंगी, एक तेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष की ऊर्जाएं जो है वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझ रही, वो निकल के आया है, अपने जगह बैठा है आराम से, और जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो चल रहा है, वो चलेगा, वो कभी बंद नहीं होगा, वो चलेगा। जब तक मूल प्रकृति है तब तक बदलाव होते रहेंगे। तो अपने को बदलाव से कुछ चेंज, दिमाग में कुछ लेना ही नहीं है। वो बदलाव कुछ भी हो सकता है, कभी अच्छा भी करेगी, कभी बुरा भी करेगी, कभी आग भी लगाएगी, कभी बाढ़ भी लाएगी, सब कुछ करेगी। तो जब आपको समझ में आता है कि ये इसका स्वभाव है, ये ऐसे ही है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं अच्छा करना चाहिए, अब इसने बुरा क्यों किया, तो फिर आपको प्रॉब्लम है। तो आपको ये स्वभाव मानना पड़ेगा कि मूल प्रकृति और बाकी प्रकृति जो है वो 3 गुणों में है, और 3 गुण हमेशा रहेंगे उसके अंदर, वो स्टेडी नहीं रह सकती है, वो चेंज होती रहेगी। तब आपका 95% प्रॉब्लम सीधा ही सॉल्व हो जाएगा। और जब आपको ये एहसास होने लगेगा, इसका मतलब आपके अंदर दृष्टा भाव आ गया है पुरुष का, तभी आप ये सोच पा रहे हैं प्रकृति के बारे में, आपको प्रकृति अलग दिख रही है। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, ये 5 वृत्ति वाले इसको पहले शेष कर लेते हैं। हाँ। तो इमेजिनेशन मैंने आपको बताया कि वो हकीकत में है नहीं, लेकिन हम उसको मन में ले आते हैं। और नींद में क्या होता है कि जब हम गहरी नींद सोते हैं
तब हमको होश नहीं रहता कि हमने कुछ भी कंटेंट्स देखा है क्या उस गहरी नींद में। गहरी नींद का हमको कुछ याद नहीं रहता। हम लोग को सपने का याद हो सकता है, ड्रीम स्टेट में जब हम रहते हैं, ड्रीम स्लीप में रहते हैं, वो हमको याद हो सकता है। लेकिन एक बार जब गहरी नींद लग जाती है तो उसके कोई कंटेंट नहीं है, उसका कोई मेमोरी नहीं है, वो हमको याद नहीं रहता। वो एक बिल्कुल मेजर चेंज है वृत्ति का। अच्छा, उस और टाइम मैं क्या स्वरूप होता है? हम जब बहुत गहन निद्रा में होते, जो याद नहीं हमें रहता, उस टाइम चित्त का स्वरूप क्या होता है? नहीं नहीं, दोबारा पूछिए, मैं सुना नहीं ठीक से। हम जब एक गाढ़ निद्रा में होते हैं, कि जहाँ हम कुछ याद नहीं कर सकते, डीप स्लीप में आप जो बोल रहे हैं, उस टाइम चित्त का क्या स्वरूप होता है? उस टाइम देखिए, आपको एक तो याद नहीं रहेगा क्या होता है, लेकिन हम्म अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम्म जो ड्रीम स्लीप है हम्म वो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हम्म अहंकार वाला माइंड है। और जो जागृत अवस्था है, जिसको जागृत अवस्था बोलते हैं, जिसमें से आप सोने जाती हैं, वो हम्म, कॉन्शियस माइंड है। अच्छा। और वो आपका ये मानस वाला माइंड है। तो मानस वाला माइंड से आप अहंकार वाले माइंड में जाती हैं, आपको सपने आते हैं। सपने भी आपको याद नहीं रह सकते हैं, हो सकता है सपने आप भूल जाएं। उसके बाद आप डीप स्लीप में जाती हैं, तो जो डीप स्लीप वाला माइंड है वो आपका यूनिवर्सल माइंड, या वो बुद्धि वाला माइंड है, वो महत वाला माइंड है, जिसमें कि वो चला गया है, अनकॉन्शियस माइंड में चला गया है। और अच्छा। वहां पर आपको कोई कोई रिकलेक्शन, कोई मेमोरी, कोई 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 भी याद आपको नहीं आता है। और हम्म। और ये कहते हैं कि उस डीप स्लीप में आप अपने अंदर के इससे क्या नाम है, तुरिया स्टेट से कांटेक्ट करती हैं, जो हम्म आपका सुपर कॉन्शियस स्टेट है, जिसमें कि पुरुष का स्टेट आप बोल सकती हैं। तो हम्म। उस स्टेट में पूरे माइंड की फुल रिचार्जिंग हो जाती है। और फिर आप अच्छा। जब सवेरे उठती हैं तो अब वापस आप जागृत अवस्था में होती हैं, और फिर आप वापस सात्विक किस्म का माइंड आपका होता है, और हम्म फ्रेश माइंड आपका होता है, और फिर आपका दिनचर्या चलती है वापस। हम्म। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? वो साइकिल चलती है, हम्म, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, और उसके बाद आप पकड़ लीजिए पुरुष हाँ, वाला स्टेट, मूल प्रकृति वाला स्टेट। ओके। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि मानस, अहंकार, महत और मूल प्रकृति। उसके हम्म, बाद वापस महत। महत मतलब आपका हो गया सात्विक प्रकृति। तो जब आप सवेरे उठती हैं तो सात्विक प्रकृति की अवस्था रहती है, आपको फ्रेश फील होता है, अच्छा फील होता है। हाँ, आपको ईश्वर की पूजा करने का मन होता है, अच्छे विचारों में मन रहता है। फिर जैसे दिन आगे चलता है, आप ऑफिस जाते हैं या काम पे जाते हैं, तो वहां पे मन राजसिक हो जाता है, वहां पे राजसिक प्रकृति आती है, वो फुल एक्शन मोड में आ जाता हाँ, है। वहां पे अहंकार वाली प्रकृति आ जाती है, वो काम करती है। फिर उसके बाद रात का समय जब आता है, तब तामसिक प्रकृति आती है, जो कि मानस वाली है। हाँ, मानस सही। जुड़ा हुआ है दुनिया से, तो वो तामसिक प्रकृति है। उस तामसिक प्रकृति की अवस्था में कुछ लोग रात के समय बार में जाते हैं, नॉनवेज जाके खाते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट में जाते हैं, कुछ ताश खेलने बैठ जाते हैं, कुछ क्लब पहुंच जाते हैं। उस तरह के शौक लोग पालते हैं। और कुछ लोग घर आ जाते हैं, थके हुए रहते हैं, वो रेस्ट करना चाहते हैं। तो वो पूरा साइकिल सत्व रजस तमस में खत्म होता है। फिर वो हम्म, तमस से वापस घूमता है, और तमस से फिर वो आपका जब वो स्टेट। ड्रीम स्टेट आएगा, तब वो राजसिक हो जाएगा वापस। तभी आप सपने देख रहे हैं नींद में। फिर राजसिक से वो डीप। आपका सात्विक हो जाएगा, इसलिए आपको डीप स्लीप आ जाएगी, आपको आनंद फील होगा, अच्छा फील होगा उस टाइम। फिर जब आपका वो मूल प्रकृति चला जाएगा, जब आप पुरुष वाली अवस्था में आ जाएंगे, आपकी बैटरीज फुल्ली रिचार्ज हो जाएंगी।
फिर वो वापस घूम के सात्विक प्रकृति में आएगा और फिर आप अपना दिन चालू करेंगे। उस तरीके के साइकिल से ही चलता है। ठीक है। ओके जी। या तो फिर एक मेमोरी है, मेमोरी भी वृत्ति पैदा करती है, और मेमोरी को भी हमको कंट्रोल करना चाहिए। हमको सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। जितना आप भूल पाएंगे उतना आपका माइंड लाइट रहेगा, उतना उसमें वृत्ति बनेंगे नहीं, उतना पुरुष को आके देखने का मौका कम मिलेगा। और ज्ञान जो है वो भी मेमोरी से जुड़ा हुआ है। इमेजिनेशन को भी अगर आप याद रखते हैं तो वो भी मेमोरी से जुड़ा हुआ है। और मेमोरी एक्चुअली डिफाइंड है जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए है। लेकिन आप देखेंगे कि एक बच्चा जो पैदा होता है उसके बाद वो जो कुछ भी ले रहा है बाहर की दुनिया से लेना चालू करता है। वहीं से उसका इनपुट चालू होता है, वहीं से मानस इनपुट लेना चालू करता है इंद्रियों से। तो ले देखिए सारी मेमोरी जो है वो बाहर के वस्तुओं से जुड़ी हुई है। जो भी इमेजेस आपके माइंड में है, जो भी थॉट्स आपके माइंड में है, वो अधिकतर बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई है। स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, सब जगह पढ़ता है, तो वो सब बाहर का ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है जो कि वो लेता रहता है, और उसी के बेसिस पे उसका माइंड वर्क करता है, माइंड लोडेड रहता है। तो जितना आपका माइंड लोडेड कम रहेगा, जितना आप लाइट ट्रैवल करेंगी माइंड में, उतना आपके लिए बेटर है। तो उसका मतलब किसी नॉलेज को मत पकड़िए, किसी इमेजिनेशन को मत पकड़िए, किसी मेमोरी को मत पकड़िए, लाइट रहिए। और जब आप लाइट रहेंगी तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्लीप है वो भी अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। आप पलंग पे लेटेंगी और एक झटके में नींद आएगी। ओके ठीक है। हाँ जी चलिए तो फिर यही क्लोज करते हैं। जी, थैंक यू। वेलकम। Sajid, any question you have? ओके ठीक है, तो यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। या यू थैंक यू सो मच। नमस्कार।